कल हम लोग ने बच्चों प्रश्नावली 4.5 के 1 से 3 तक के क्वेश्चन लेक्चर 8 वाले में देखे थे कि सखंडज अवयव क्या होता है, कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को सत्यापित करेंगे। वेरीफाई करना है हमको a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। मैट्रिक्स हमें गिवन दैट है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। यहाँ पे ध्यान दें बेटा, इस मैट्रिक्स के लिए हमें इस चीज़ को सत्यापित करना है, वेरीफाई करना है ना। तो सखंडज अवयव क्या होता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, हमने कल आपको बताया कि अवयव के सगुणन खंडों के अवों से बने अवयव का परिवर्त अवयव सखंडज अवयव कहलाता है। ठीक, अवयव है। अब हमें पहले क्या करना है, सगुणनखंड निकाल लेना है, कोफैक्टर्स निकाल लेना है। अब कोफैक्टर निकालेंगे तो कई निकलेंगे, तो उनसे एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका डैश, उसका परिवर्त जो है क्या कहलाएगा, एडजॉइंट ए कहलाएगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाएगा, सखंडज अवयव कहलाएगा। तो देखें, हम सखंडज अवयव हम कोफैक्टर्स किसका निकाल पाते हैं, सगुणनखंड हम किसका निकाल पाते हैं, सारणिक का निकालते हैं, है कि नहीं। तो अगर हमें सगुणनखंड निकालना है, क्योंकि सगुणनखंडों के अवों से बने अवयव का परिवर्त अवयव ही सखंडज अवयव कहलाएगा। दैट मीन्स हम पहले क्या करें, सगुणनखंड निकालें, उसके अवयव से एक अवयव बनाएं, फिर डैश ले लें, वही सखंडज अवयव कहलाएगा। मतलब हमें पहले क्या करना पड़ेगा, अगर हमें इसका कोफैक्टर निकालना है, सगुणनखंड निकालना है, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिटरमिनेंट लेना पड़ेगा। और अगर आपको अवयव का डिटरमिनेंट लेना हो तो क्या करो, आप अवयव का साइन रिप्लेस करके, अवयव का साइन रिप्लेस करके सारणिक का चिन्ह लगा दो ना। अवयव का साइन रिप्लेस करके सारणिक का चिन्ह आप अप्लाई कर दो, और इधर भी आप डिटरमिनेंट का साइन लगा दोगे। वर्ग अवयव का ही सारणिक लिया जा सकता है। अगर वर्ग अवयव हो और उसका सारणिक लेना हो तो आप दोनों साइड 2 वर्टिकल पैरेलल लाइन लगा दीजिए, तो इससे क्या हो जाएगा, अवयव का ये सारणिक बन जाएगा। ठीक है, अब इसको आप एक्सपेंड कर लीजिए, अभी नहीं एक्सपेंड करना पड़ रहा है। इसके आगे जो फिफ्थ इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं सब में एक्सपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे हमें व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करना रहेगा, विच मीन्स ए इनवर्स हमें ज्ञात करना रहेगा। तो हम इसको एक्सपेंड कर लें, हम किसी भी रो या कॉलम को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, सेकेंड आप कॉलम को देखें, यहाँ पे सेकेंड कॉलम के 2 एलिमेंट 0 हैं। अगर हम सेकेंड कॉलम को एक्सपेंड करें तो हमारे लिए बेटर होगा कि नहीं, बताओ। केवल हमें -1 को ही एक्सपेंड करना पड़ेगा, 0 0 2 हैं, नहीं करना पड़ेगा। अब अगर हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो इसका साइन क्या होता है, देखो प्लस माइनस होता है कि नहीं ना, प्लस माइनस। अब ये माइनस है, प्लस माइनस, बाकी इन दोनों के साइन से हमें मतलब ही नहीं है। तो अब यहाँ पे अगर हम इसको एक्सपेंड कर लें, ये माइनस क्या हो जाएगा, +1। अब -1 हमने टेकन किया है, तो उसके सीध में कॉलम को और रो को हमें क्या कर देना होता है, छोड़ देना होता है, लीव कर देना होता है। तो कॉलम पहले ही लीव हुआ था और अब रो भी लीव हो गया। अब देखिए बचा क्या, अब इनका हम यूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 और ये गवर्नमेंट माइनस, और इधर क्या आ जाएगा, +2। तो कितना आएगा बताओ, 11 आया, 11 आ गया। वैसे हमें यहाँ पे एक्सपेंड करने की आवश्यकता नहीं थी, ये मैं आपको आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए बता रहा हूँ। ऐसे आप यहाँ पे एक्सपेंड करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू भी तो चाहिए है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू चाहिए है, तो यहाँ पे एक्सपेंड करना पड़ेगा। ठीक है,
उसके आगे जो है आगे वाले भी एक्सरसाइज में सम में एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो हमने इसका प्रसार कर लिया, कितना आ गया 11 आ गया। ठीक है, हम सबसे पहले ना इस टाइप के क्वेश्चनों में ये थर्ड वाला पार्ट निकालेंगे। ठीक है, तो हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ चुकी है। अब उसके बगल और कौन है, देखो आई है ना। आई हमेशा गिवन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग टेकन किया जाता है। हमारा दिया गया आव्यूह किस ऑर्डर का है बताइए, 3/3 में। तो अगर 3/3 में हमारा दिया गया आव्यूह है तो इकाई आव्यूह 3/3 में क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 है ना। अगर 2/2 ऑर्डर का होता तब हमारा इकाई आव्यूह क्या होता, 1 0 0 1। ठीक है, इसी 2 इकाई आव्यूह की आपको आवश्यकता ही पड़नी है। ठीक है, तो आई की वैल्यू आपको हमेशा गिवन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग लेनी है। अगर 3/3 में है तो इसको लोगे, 2/2 में है तो इसको लोगे। समझ में आ गए। अब देखो हम थर्ड वाले पार्ट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमारे पास देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए भी है और आई भी है ना। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई मतलब दोनों का में क्या कर देना है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आई है, यहाँ देखिए 11 आई है, और आई की वैल्यू ये वाली ली जाएगी अभी, क्योंकि 3/3 ऑर्डर में है। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, और 11 में अगर कोई चीज़ बाहर रहती है, मैट्रिक्स में अगर कोई चीज़ बाहर रहती है, अंदर जाएगी तो सभी में मल्टीप्लाई करेगी, ऑल में मल्टीप्लाई करेगी। तो अब 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी में मल्टीप्लाई होगा कि नहीं बताओ, करो। 11 1 जा 11, बाकी 0 हो जाएगा, 0 11 0 0 0 11। तो ये हमारे किसकी वैल्यू आ गई, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई की वैल्यू आ गई। बताओ यहाँ तक आ गया। अब हमारा थर्ड वाला पार्ट देखो डन हो गया है कि नहीं। अब हमको सेकेंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है। तो अगर हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे या फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, एडजॉइंट ए की, क्योंकि हम ए की वैल्यू तो पुट ही कर सकते हैं। ए की वैल्यू देखो हमारे पास है ना, ए की वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे, यहाँ पुट कर लेंगे, लेकिन हम पुट नहीं कर पाएंगे किसकी वैल्यू, एडजॉइंट ए की। तो अब हम क्या करें, एडजॉइंट ए निकालें ना। यहाँ तक आ गया कि नहीं बताओ। हमारे पास ए था, हमने टारगेट में देखा हमें डिटरमिनेंट की आवश्यकता है, इसलिए दिए गए आव्यूह का हमने सारणिक ले लिया और एक्सपेंड कर दिया, तो हमें इसकी वैल्यू आ गई। फिर बगल क्या था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, तत्समक आव्यूह था। तत्समक आव्यूह की वैल्यू हमें दिए गए आव्यूह के अंतर्गत लेना होता है, तो हमने ले लिया। यहाँ तक आ गया। अब देखें, अब हम इसका क्या निकालेंगे, साखंडज आव्यूह निकालेंगे, सागुणनखंड निकालेंगे। अब हम इसका इस डिटरमिनेंट का क्या निकालेंगे, सागुणनखंड, को फैक्टर्स निकालेंगे, और को फैक्टर के एलिमेंट से जो मैट्रिक्स बनेगा उसका डैश ले लेंगे, वही हमारा क्या कहला जाएगा, एडजॉइंट ए कहला जाएगा ना। तो अब हम चलिए इसका क्या करते हैं, सागुणनखंड निकालते हैं। तो हमारे थर्ड वाले पार्ट की वैल्यू क्या आ गई है, आप ध्यान दे लें, आ गई है ना। तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, अब दिमाग में रहेगा हम लोग के ये चीज़। अब हम बेटा क्या निकालेंगे यहाँ पर, सागुणनखंड ना, सागुणनखंड यहाँ पे को फैक्टर्स हम निकालेंगे। अब यहाँ पर तो को फैक्टर्स कैसे निकाला जाता है इसका आइडिया है हमें ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बताओ, C11 ना, C11। तो रो प्लस कॉलम कर लो, रो प्लस कॉलम करोगे तो क्या आएगा, सम। तो प्लस साइन लोगे और ऐसे डिटरमिनेंट का साइन लगा लोगे ना। और यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, ऐसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो देखो
अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 - 2 0 3, एक्सपेंड कर लो 0 - 0 दैट मीन 0। यहाँ तक आया। फिर अगला क्या होगा, अगला एलिमेंट हमारा C12, साइन क्या होगा यहाँ पे रो प्लस कॉलम कर लो, विषम आएगा मतलब माइनस होगा, ठीक है। अब इसका मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये देखो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो क्या हो गया देखो 3 - 2 1 3। अब मल्टीप्लाई कर लो 9, ये गवर्नमेंट माइनस और ये प्राइवेट, क्या हो जाएगा +2, तो ये आपका कितना आ जाएगा -11 आ जाएगा ना। ऐसे अगला क्या होगा C13, साइन देखो, साइन क्या होगा प्लस, और इसका क्या मतलब है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो देखो ये हो गया, थर्ड कॉलम ये हो गया, तो क्या हो जाएगा 3 0 1 0, तो क्या हो जाएगा 0 - 0 क्या आ जाएगा, समझ में आया। तो अभी 3 एलिमेंट मतलब ये वाले एलिमेंट के कोफैक्टर्स आ गए। और अब अगला क्या होगा C21, साइन देखो रो प्लस कॉलम विषम आया माइनस, तो बताओ क्या कह रहा है सेकेंड रो ना, सेकेंड रो ये हो गया फर्स्ट कॉलम ना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, देखो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकेंड रो ऐसे अपना हाथ रख लो, पैर रख लो, तो 1 2 0 3 ना, 1 2 0 3। अब आप एक्सपेंड कर दो, ये +2 आ जाएगा, बोलो। अब ऐसे अगला कौन होगा C22, रो प्लस कॉलम किया प्लस साइन, और यहाँ पर क्या मतलब है सेकेंड रो, हाँ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये देखो ये आपका सेकेंड रो हो गया और सेकेंड कॉलम, तो क्या आएगा 1 2 1 3, यस, तो यहाँ पे 1 2 1 3 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 - 2 क्या हो जाएगा 1। इसी तरह C23 निकाल लो, तो क्या हो जाएगा सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो क्या बनेगा 1 - 1, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1 1 0। अब एक्सपेंड करो, यूँ मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। यहाँ तक आ गया। अब हम क्या निकालेंगे अगला C31, रो प्लस कॉलम कर दो, प्लस हो जाएगा, थर्ड रो ये हो गया फर्स्ट कॉलम -1 2 ना, -1 2 0 - 2। अब एक्सपेंड कर लो, ये प्लस देखो माइनस मल्टीप्लाई कर लो, +2 - 0 2 आ जाएगा। ऐसे C32 क्या हो जाएगा माइनस, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो क्या आ जाएगा 1 2 1 2 3 -2। अब एक्सपेंड करो -2 -6, तो -8 और ये माइनस +8 हो गया ना। लास्ट C33 थर्ड रो थर्ड कॉलम ना, थर्ड रो थर्ड कॉलम, प्लस साइन होगा, क्या आएगा 1 - 1 3 0, तो ये आपका 0 + 3 क्या आ गया 3। यहाँ तक आया कि नहीं बताओ। तो हमने क्या निकाल लिए सागुणनखंड कोफैक्टर्स, सागुणनखंड की ये अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं, कोफैक्टर्स की ये एलिमेंट्स हैं ना। तो साखंडज आव्यूह क्या होता है, आइडिया है इसका आपको कि आव्यूह के कोफैक्टर के एलिमेंट्स से ना, आव्यूह जो आव्यूह था उसके कोफैक्टर्स के एलिमेंट्स से जो आव्यूह बनेगा। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माना
यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, माना सागुणन खंडों के अवयवों से बना अवयव सी है। ये लाइन आप यहाँ लिख लोगे, माना सागुणन खंडों के अवयवों से बना अवयव सी है। तो यहाँ पे सी इक्वल टू लिख लो, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे एलिमेंट लिखना शुरू करो ना, 0 -11 0, फिर यहाँ कहाँ -3 है जी, 2 ना, 2 1, हाँ C21 में यहाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, सॉरी यहाँ पे हम एक्सपेंड कर लेंगे तो -3 -0, तो ये यहाँ पे गवर्नमेंट माइनस रहेगा, ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 3 रिटर्न कर ले रहे हैं, ओके 3, बाकी तो सही है ना। C31 देखो क्या आया है, 2 8 3, यहाँ तक आ गया। तो अब हमने क्या कर लिया, आव्यूह के सागुणनखंड से आव्यूह बना लिया ना, तो जो आव्यूह बना उसका क्या लेना है, बने आव्यूह का हमें क्या लेना होता है बच्चों, बने आव्यूह का हमें परिवर्त आव्यूह लेना होता है, मतलब डैश लेना होता है। और डैश में करना क्या होता है, दो में कोई एक काम कर दो, जो लेटा हुआ है उसे स्टैंडिंग पोजीशन में लिख दो, या जो स्टैंडिंग पोजीशन में उसको, समझ रहे हो ना, फ्लैट वाली पोजीशन में लिख दो, तो आपका वो डैश कहलाता है। जैसे देखो जो लेटा हुआ है, देखो ये लेटा हुआ है, इसको स्टैंडिंग पोजीशन दो ना, इसको स्टैंडिंग पोजीशन दो, ये ना, तो अब ये जो आव्यूह प्राप्त हुआ है वो इसका क्या कहलाएगा, डैश कहलाएगा। और इसी डैश को ही क्या बोला गया, एडजॉइंट मैट्रिक्स बोला गया। यहाँ तक आया समझ में। अब हम ये सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं ना, क्योंकि अब हमें एडजॉइंट मिल गया ना। अब हम सेकेंड पार्ट लेंगे, एडजॉइंट ए इंटू ए करेंगे। एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या आई है, देख लो ये आई है, और ए की वैल्यू हमको क्वेश्चन, जो ए की वैल्यू कौन है, क्वेश्चन ही है हमारा, है ना। एडजॉइंट ए की वैल्यू रख लेंगे और ए की वैल्यू रख लेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या जानते हो, जो इसको मल्टीप्लाई करने पे आया है। हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ना, बहुत लोगों को तो मल्टीप्लाई भी भूल गए होंगे, तो डोंट वेस्ट योर टाइम। इसको आपने सॉल्व किया है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, मतलब 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ठीक है, डायरेक्टली लिख दो, 5 मार्क्स का आएगा। बाकी अगर आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आना यही है। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले पार्ट के लिए a इंटू एडजॉइंट ए, यहाँ पर a की वैल्यू पुट करेंगे और फिर बगल किसकी वैल्यू पुट करेंगे, एडजॉइंट ए, और फिर इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो फाइनली यही आएगा। फिर 11 0 0 0 11 0 0 0 11, इस तरीके से करने पे आपका टाइम सेव हो जाएगा ना। तो अब फाइनली ये तीनों इक्वल है कि नहीं, यहाँ पे लिख देंगे। सो अतः ये पूरी लाइन अब यहाँ पे नोट कर देंगे, नीचे पूरी लाइन नोट कर देंगे और लिख देंगे वेरीफाइड, सत्यापित, ठीक है। देखो जब सत्यापित या सिद्ध करने के लिए कोई चीज़ देता है वो ऑलरेडी इक्वल रहता है, तभी बोलता ही है सत्यापित कीजिए या
सिद्ध कीजिए। तो अब हमने ये निकाल रखा है, तो जो इसकी वैल्यू आई है वही इसकी वैल्यू आनी है और वही इसकी वैल्यू आनी है। तो यहाँ हमने थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल किया, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू रखा और जान रहे थे यही आना था डायरेक्ट लिख दिया। ऐसे फिर इसकी वैल्यू रखा, जान रहे थे यही आना है फिर लिख दिया। इससे हमारा टाइम सेव हुआ नहीं। और इसको हमने फर्स्ट हाफ वाले इसलिए सॉल्व किया क्योंकि इसको एक्सपेंड कर देंगे, एक नंबर आ रहेगा और आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करना रहेगा, इजीली हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने में यहाँ हमारी वाट लगती ना, लेकिन यहाँ वाट लगने से हम बच गए क्योंकि हम जान रहे थे यही आएगा, तुरंत लिख दिए। तो इस तरीके से हम बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को सत्यापित कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 5 मार्क्स आपको दिलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने एक प्रमेय भी पढ़ लिया, थ्योरम भी पढ़ लिया कि अगर कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का उसके हम एडजॉइंट से मतलब मल्टीप्लाई करें, चाहे सीधा करें चाहे उल्टा करें, पहली बात तो इक्वल होगा। और ये किसके इक्वल आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात हम एक स्टेटमेंट भी समझ लिए, यहाँ तक आ गया है। अब आगे हमें क्या करना होगा? अब इसके आगे वाले क्वेश्चनों में ना, इसके आगे वाले क्वेश्चनों में अगर आपके पास बुक हो तो देखिए, आपको प्रश्न 5 से 11 में क्या करना है? प्रत्येक आव्यूहों के व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करने हैं ना, प्रत्येक आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। मतलब व्युत्क्रम ज्ञात करना है, मतलब ए इनवर्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए इनवर्स। और ए इनवर्स का फार्मूला आप याद रखिए, 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए होता है। ये क्यों होता है अभी मैं प्रूव कराऊंगा, लेकिन अभी आप ये ध्यान रखिए, प्रूव करने के बाद आपको हमेशा ये तो याद ही रखना पड़ेगा ना। ए इनवर्स का फार्मूला 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। अब इसकी वैल्यू आपको पता थी, इसकी वैल्यू पता है कि नहीं बताओ? डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आई थी? 11 आई थी ना। और एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या आई है? सामने है देखो, 0, 3, 2 -11 1 8 0 -1 3। अब ये 1/11 मल्टीप्लाई करेगा। अब 1/11 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई लेकिन हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि 0 × 1/11, 3 × 1/11, 2 × 1/11। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताओ? 0, 3/11, 2/11, 11/11 -1, यहाँ पे 1/11, बगल 8/11, 0 हो जाएगा, -1/11 और 3/11। ये आपका आंसर हो गया। तो ये किसकी वैल्यू हो गई? ए इनवर्स। ऐसा आपको कब करना है? अब 5 से जो 11 तक के क्वेश्चन हैं ऐसे ही सॉल्व होंगे। तो अगर हमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करना आ गया होगा तो अब हम आगे 5 से 11 तक के क्वेश्चन कर लेंगे कि नहीं? हमें क्या करना है, जैसे इस क्वेश्चन में तो हमको ये सब भी निकालना पड़ता था, केवल हमें एडजॉइंट ए तक निकाल लेना है, उसके बाद ये फार्मूला लगा देना है। ठीक है, तुरंत हमारा 5 से 11 तक के क्वेश्चंस होने लगेंगे। ठीक है, व्युत्क्रम आव्यूह हमको ज्ञात करना इस तरीके से। अब मैं आपको व्युत्क्रम आव्यूह समझाऊंगा शुरुआत से, तो ये समझ में आ गया कि नहीं? देखें अब मैं आपको बताता हूँ कि ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे आया होगा। ठीक है, देखो बेटा, हम लोग जब प्रारंभिक संक्रिया द्वारा व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना सीखे थे ना, तो वहाँ पे मैंने एक वर्ड बताया था, व्युत्क्रमणी, इन्वर्टिबल ना। इन्वर्टिबल होने का क्या मतलब होता है? ठीक है, व्युत्क्रमणी होने का क्या मतलब होता है मैंने आपको बताया था।
मैंने कहा था कि अगर एक दिया गया वर्ग आव्यूह हो, उसका एक अन्य वर्ग आव्यूह से मल्टीप्लाई कर दें और हमें क्या मिल जाए, इकाई आव्यूह मिल जाए ना। एक दिए गए वर्ग आव्यूह को, ठीक है, एक अन्य वर्ग आव्यूह b से, ठीक है, एक दिए गए वर्ग आव्यूह को एक अन्य वर्ग आव्यूह b से क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, और सीधा किया जाए और उल्टा किया जाए, सीधा भी मल्टीप्लाई किया जाए और उल्टा भी किया जाए, दोनों इक्वल आए और इन दोनों की वैल्यूएं बार बार ऐसा होने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, है ना। तब वो आव्यूह, दिया गया आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा, अन्यथा दिया गया आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह नहीं कहलाएगा। कोई आव्यूह मतलब व्युत्क्रमणीय आव्यूह कब कहलाता है, उसकी मैं परिभाषा बता रहा हूँ, उसकी डिफिनेशन बता रहा हूँ कि एक वर्ग आव्यूह आपको दिया हो, आप एक अन्य वर्ग आव्यूह b लें और उसका मल्टीप्लाई कर दें, सीधा करें उल्टा करें और वो किसके इक्वल आए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आए, दैट मीन्स किसके, इकाई आव्यूह 1 0 0 1 या 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसके अगर इक्वल आ जाए तब हम ए को क्या कहेंगे, व्युत्क्रमणीय है। तब हमारा ए क्या कहलाता है, व्युत्क्रमणीय कहलाता है, और बी जो है ए का व्युत्क्रम कहलाता है ना। बी हमारा तब क्या कहलाएगा, ए का व्युत्क्रम कहलाएगा, समझे। तो ये हम लोग ने देखो वहाँ पे प्रारंभिक संक्रिया द्वारा हमें व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना था, तो वहाँ हमने आपको व्युत्क्रमणीय का मतलब समझाया था। तो आप समझ गए कि नहीं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कब होगा ना, एक गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है, क्या करना है, गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स का किससे मल्टीप्लाई करना है, अदर स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या करना है, मल्टीप्लाई, और क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। गिवन का अदर के साथ क्या करो, मल्टीप्लाई, सीधा करो उल्टा करो, और आना क्या चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तब जो गिवन वाला है, गिवन वाला जो है वो इन्वर्टिबल कहलाएगा, इन्वर्टिबल कहलाएगा, दैट मीन्स व्युत्क्रमणीय कहलाएगा। और बी अदर वाला क्या कहलाएगा, अदर वाला इनवर्स कहलाएगा, अदर वाला क्या कहलाएगा, उसका इनवर्स व्युत्क्रम कहलाएगा। अदर वाला क्या कहलाएगा, उसका व्युत्क्रम क्या कहलाएगा, व्युत्क्रम, जिसको आप ए इनवर्स से रिप्रेजेंट करोगे। किसका व्युत्क्रम कहलाएगा, गिवन का ना। और गिवन वाला कौन होगा, ए होगा, गिवन मैट्रिक्स कौन होगा, ए, और अदर वाला इनवर्स कहलाएगा किसका, ए का ना। तो ए के इनवर्स को हम कैसे रिटर्न करते हैं, ए इनवर्स, ठीक है। इनवर्स यहाँ पे इस तरीके से रिटर्न किया जाता है, बताओ समझ में आ रहा है। तो ये कंडीशन थी कि कोई आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह कब कहलाता था, ठीक है। उसके आगे फिर व्युत्क्रम आव्यूह हमने जान लिया था। तो कोई आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह कब कहलाएगा, समझ में आ गया। एक गिवन मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय आव्यूह तब कहलाएगा जब उसका अदर स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ क्या किया जाए, और आंसर क्या गिव करे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिव करे। तब ये जो गिवन वाला है वो क्या कहलाएगा, इन्वर्टिबल व्युत्क्रमणीय कहलाएगा। और ये अदर वाला आपका क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा, व्युत्क्रम कहलाएगा। किसका, गिवन का। गिवन कौन था, ए, और इसको हम किस तरीके से रिटर्न करेंगे, ए इनवर्स द्वारा। समझ में आया बात। तो यहाँ पे हमने इन्वर्टिबल वाले से ये चीज़ समझा था, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई ना। और इसका मतलब है कि हम ए बी इक्वल टू आई करें या बी ए इक्वल टू आई करें, दोनों का मतलब सेम है ना। तो यहाँ पे यही बी क्या कहलाया था,
बी इज द इनवर्स ऑफ, बी इज द इनवर्स ऑफ ए कहलाया था कि नहीं? बी ही तो इनवर्स कहलाया था ए का, जिसे हमने सिंपली किससे रिप्रेजेंट किया था? ए इनवर्स। ये ए इनवर्स एक्चुअली किसके इक्वल है? बी के इक्वल है कि नहीं बताओ? क्योंकि मैं बी को ही तो इनवर्स कह रहा हूँ, और जैसे ये ए का इनवर्स है तो इसको सिंपली ए इनवर्स से रिप्रेजेंट किया गया, तो बी इक्वल टू ए इनवर्स होता है। ऐसा कब होता है? जब ए बी इक्वल टू क्या होता था? आई होता था, बी इनवर्स कहलाता था ए का, जिसे हम ए इनवर्स से रिटर्न करते थे, और ये किसके इक्वल होगा? बी के इक्वल होता था ना। यहाँ पे अगर और हम चीज़ों को मतलब बढ़ाएं तो ए बी इक्वल टू है ना हमारे पास आई, तो अगर हम यहाँ पे बी इक्वल टू करें तो ये आई अपान ए बढ़ रहा है कि नहीं? आई अपान ए बढ़ रहा है। और ये जो बी है, ये जो बी है यही तो ए इनवर्स है, बताओ। तो मतलब ए इनवर्स इक्वल टू ये आई अपान ए होता है। माइंड में है कि नहीं? कहाँ से? यहाँ से। जो इन्वर्टिबल है, जो व्युत्क्रमणी है, वहाँ की कंडीशन से मेरे माइंड में ये चीज़ आ गई कि नहीं? ए इनवर्स इक्वल टू आई अपान ए ना। और अभी हम लोग ने जो कंडीशन प्रूव की, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। अभी हम लोग ने एक कंडीशन देखा, और वो कंडीशन क्या था कि a इंटू एडजॉइंट ए, और इसको पलट दोगे एडजॉइंट ए इंटू ए, ये किसके इक्वल आएगा? इसके इक्वल आएगा कि नहीं बताओ ना। तो अब ये दोनों इक्वल होंगे ना, होंगे ना। तो अगर हम यहाँ पे ए को इधर डिवाइड कर दें, इसका इधर डिवाइड कर दें, तो ये इस तरीके से रिटर्न होगा कि नहीं बताओ? बोलो, रिटर्न होगा। और व्युत्क्रमणी की कंडीशन क्या थी? ए बी इक्वल टू आई था, तो बी इक्वल टू क्या बना था? आई अपान ए, आई अपान ए। अब बी को ही हमने क्या रिप्रेजेंट किया था? ए इनवर्स। तो यहाँ पे अगर देखें तो ए इनवर्स इक्वल टू हम फार्मूला पा गए कि नहीं? एडजॉइंट ए अपान डिटरमिनेंट ए। तो इस तरीके से हम ये फार्मूला प्रूफ दैट कर सकते हैं कि नहीं बताओ? हमको प्रूफ दैट क्या करना था यार, कि ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपान डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो देखो हम लोग ने प्रूव कर लिया नहीं? हम ये कंडीशन जान चुके थे कि ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू ये होता है ना। और हम ऑलरेडी आई अपान ए को बी बोलते थे, इनवर्स बोलते थे, जिसको ए इनवर्स से रिटर्न करते थे। तो यहाँ देखो इस कंडीशन को हमने लिया, और यहाँ पे ए का इधर डिवाइड हो गया, इसका इधर डिवाइड हो गया, और आई अपान ए को ए इनवर्स रिटर्न किया जा सकता है, मतलब बी रिटर्न किया जाता है। अगले स्टेप में ए इनवर्स लिख दोगे, तो यहीं लिख दिया मैंने, तुरंत आ गया कि नहीं? तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है? तो डेरिवेशन करना समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं भी आया हो कोई बात नहीं, फार्मूला याद रखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस होंगे इसी पे बेस्ड लगेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात आप समझेंगे यहाँ पर, व्युत्क्रमणी आव्यूह और, ठीक है, हेडिंग दीजिए आप, व्युत्क्रमणी आव्यूह और अव्युत्क्रमणी आव्यूह। व्युत्क्रमणी आव्यूह, व्युत्क्रमणी आव्यूह, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। व्युत्क्रमणी आव्यूह, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। व्युत्क्रमणी आव्यूह, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए क्या होता है ये,
व्युत्क्रमणीय आव्यूह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अगर वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान, ठीक है, अगर वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ठीक है, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं हो व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक वर्ग आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है जब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल 0। लिख लो, एक वर्ग आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है जब एक वर्ग आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है जब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल 0। ये कंडीशन लिख देना। ये एक वर्ग आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है जब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल 0 ना। आई स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल 0। समझे? और व्युत्क्रमणीय के ही दशा में हम ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। ए इनवर्स तभी ज्ञात किया जा सकता है जब आव्यूह कैसा हो? व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो। ठीक है, नोट में लिख लो, ए इनवर्स हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो। ए इनवर्स हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो। ए इनवर्स हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो। ना, ए इनवर्स हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो, अर्थात डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल 0। ये व्युत्क्रमणीय हो गया। और व्युत्क्रमणीय का भाई क्या है? अव्युत्क्रमणीय ना। अब व्युत्क्रमणीय आपने लिख लिया ना, अब यहाँ पे अव्युत्क्रमणीय लिखिए। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह को ये हटा दीजिए, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स एक वर्ग आव्यूह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। एक वर्ग आव्यूह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। एक वर्ग आव्यूह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। एक वर्ग आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है जब डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा, इन दिस केस, इस दशा में ना, नोट करके लिख लीजिएगा, इस दशा में ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता है। इस दशा में ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता है, मतलब ए इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, साफ साफ लफ्ज़ों में आप लिख देंगे कि इस दशा में ए इनवर्स नहीं ज्ञात किया जा सकता है, अर्थात ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है बात? तो कोई भी इनवर्स का अस्तित्व जब होगा, जब वो क्या होगा? व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। समझ में आया? अब आपको मैं एक छोटा सा क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, आप तेज़ी से
जानेंगे। पहले देखिए, जैसे ये मैट्रिक्स है आपका, ये इसका आपको व्युत्क्रम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? व्युत्क्रम। तो कोई भी आव्यूह का व्युत्क्रम कब ज्ञात किया जा सकता है? जब वो क्या हो? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो, मतलब उसके सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं हो। तो कोई भी आव्यूह का अगर हमें क्या ज्ञात करना है? इन्वर्स ज्ञात करना है, व्युत्क्रम ज्ञात करना है, तो सबसे पहले उसके हम सारणिक का मान निकालेंगे ना। और सारणिक का मान कैसे निकाला जाता है आपको बता रखा हूँ। तो सबसे पहले इसको हम सारणिक में कन्वर्ट करेंगे, और आव्यूह को सारणिक में कन्वर्ट करने के लिए दोनों साइड आप क्या करिए? 2 वर्टिकल पैरेलल लाइन लगा दीजिए। बाकी जो उसके एलिमेंट्स हैं वही इसके एलिमेंट हो जाएंगे। यहाँ तक आ गया। अब इसको एक्सपेंड कर लो, 8 - 8 देखो 0 आ गया कि नहीं? तो क्या हो गया? सारणिक की वैल्यू, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है? नहीं ज्ञात किया जा सकता है ना। 0 नहीं आया होता तभी तो ज्ञात करते। तो हम क्या लिखेंगे? अतः ए इनवर्स नहीं ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या है? 0 है ना। ये हम लिख देंगे, हो गया हमारा क्वेश्चन डन। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। फर्स्ट टाइप में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, अगले टाइप में आपको ज्ञात करना रहेगा। तो अगर सारणिक की वैल्यू 0 आ जाए तो आप क्या लिख दोगे? इनवर्स कैन नॉट बी फाइंड, अतः मतलब इनवर्स नहीं ज्ञात किया जा सकता है। समझ में आ गया? अब जैसे मान लो ये आ जाता 1 2 3 चवन्नी गिरी, इसका अगर हमें व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करने के लिए बोलता तो इसका ज्ञात किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पहले सारणिक लो, सबसे पहले सारणिक में कन्वर्ट करोगे। देखो इसके सारणिक का मान देखो क्या है? -2 आ गया ना। कोई भी नंबर आ गया दैट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल 0 की नहीं। यही कंडीशन आने पे तो ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। नीचे क्या लिखेंगे? अतः ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि ये आप लिख सकते हो। अब अगर इसका ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है तो ए इनवर्स का फार्मूला हमारे माइंड में कहीं ना कहीं है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। मान लो प्रसार करने पे हमें इसकी वैल्यू तो आ गई, अब हमें एडजॉइंट ए तो निकालना पड़ेगा ना। एडजॉइंट ए निकालेंगे, पहले कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर के एलिमेंट निकालो, C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 आ गया कि नहीं? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो -3 आ गया। इसी तरह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -2 आ गया। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 आ गया। तो ये कोफैक्टर्स के एलिमेंट हो गए। कोफैक्टर के एलिमेंट से आपको क्या बनाना होता है? आव्यूह बनाना होता है ना। कोफैक्टर्स है ना, दीज आर कोफैक्टर्स। अब इनके एलिमेंट से हम क्या बनाएंगे? मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स बनाएंगे? मैट्रिक्स सी बनाएंगे ना। मैट्रिक्स सी बनाएंगे जो कि क्या होगा? 4 - 3 -2 1 हुआ। कोफैक्टर के एलिमेंट से बने मैट्रिक्स का आपको क्या लेना होता है? अब इसका क्या लेना है? डैश लेना है ना। और डैश लेने का मतलब जो देखो लेटा हुआ है उसे खड़ा कर दो, जो लेटा हुआ है उसे खड़ा कर दो, तो वही तो डैश कहलाता है। और यही डैश क्या कहलाता है? यहाँ पर एडजॉइंट ए कहलाता है। अब हमें ए इनवर्स ज्ञात करना था, तो हमें 2 चीज़ की आवश्यकता थी, इसकी और इसकी। तो दोनों आवश्यकताएं पूर्ति हो चुकी है। अब आप फार्मूला लिखो, देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए 1 क्या वैल्यू आई है इसकी? क्या आई है वैल्यू? नाउ पुट हियर। और एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या आई है?
4 - 2 - 3 1। अब मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो ये मल्टीप्लाई होगा ना, 4 इंटू तो क्या आ जाएगा 4/-2 -2/-2 -3/-2 और 1/-2। अब कैंसिल आउट कर दो, यही आंसर हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं भाई? 1 से 4 तक के क्वेश्चन में हम यहाँ तक तो करते ही थे, केवल यही चीज़ तो बढ़ गई यहाँ पर। बोलो, तो अब आपको करना क्या है? कल आपको 5 से 11 तक के क्वेश्चनों में सभी में ए इनवर्स से ज्ञात करना है। तो आपको कल 5 से 11 तक के सारे क्वेश्चन लगा के आने हैं, ठीक है? जिनका आंसर नहीं आएगा उनको मैं बताऊंगा। तो ए इनवर्स कैसे ज्ञात किया जाता है उसका आइडिया आपको लग गया है ना? समझ में आया कि नहीं? आ गया है? तो चलिए आप लोग 5 से 11 तक के क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक? लाइए, और आपको मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे बता दे रहा हूँ। जाइए आप जिनको फिजिक्स पढ़ना है जाए फिजिक्स पढ़ लें। कल आप लोग बेटा 5 से 11 तक लगा के आएँ।